दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये वीडियो संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस तथा विभिन्न राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वीडियो राज्य व्यवस्था खंड का पहला वीडियो है जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपको स्वयं का मूल्यांकन करने में भी मदद मिलेगी कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राज्य व्यवस्था, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीपीसीएस, अन्य राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके असहयोग आंदोलन, रोलट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल और बारदोली सत्याग्रह। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? दोस्तों गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। सही उत्तर, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। दोस्तों अहमदाबाद जो हड़ताल है 1918 में मिल मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था और गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, उसके बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? ऑप्शन है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, 1947 में बने नेहरू सरकार में कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली खान और बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 में प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री थे और स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी के सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री पद संभालने का न्योता दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। इनको अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत की संज्ञा भी दी जाती है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी? ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। सबसे पहले अपने लेखन के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने स्वराज की मांग उठाई थी और उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? ऑप्शन देखिए, कार्य,
जन्म, गतिविधि या मनोविज्ञान। ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था? कार्य के आधार पर, जन्म के आधार पर, गतिविधि के आधार पर या मनोविज्ञान के आधार पर? तो सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म के आधार पर उन्होंने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है। उनका मानना था कि जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति में वो योग्यता और गुण नहीं हो सकती है और इस आधार पर सर्वोच्चता निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, विपिन चंद्र और सर जॉन रॉलेंस। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और इसे स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई माना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित की गई थी? ऑप्शन है आपके भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। प्रश्न है कि किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को स्थानांतरित की गई थी। गवर्नर जनरल के पद नाम को यहाँ पर बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था और इस आधार पर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, सावरकर जुड़े थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, स्वतंत्र लेबर पार्टी से, हिंदू महासभा से या कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी.डी. सावरकर दोस्तों हिंदू महासभा से जुड़े थे और हिंदू महासभा के अग्रणी नेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी थी? ऑप्शन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और सुधार अधिनियम 1909। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन सी आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी थी। दोस्तों 1861 का अधिनियम भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है और इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग प्रारंभ किया और इसी में प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया था। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड लिटन। तो सही उत्तर क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करने के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड लिटन था। दोस्तों लॉर्ड रिपन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया गया था और भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद के बीजांकुरण का काल दोस्तों लॉर्ड लिटन के शासनकाल को माना जाता है। लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 1880 रहा और उसकी नीतियां इतनी दमनकारी थीं कि भारतीयों को राष्ट्रवाद के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया था।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है महत्वपूर्ण नारे और उनसे संबंधित नेताओं को। तो देखिए, यहाँ पर वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ये दयानंद सरस्वती का कथन है कि बैक टू द वेदाज। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद या क्रांति अमर रहे, ये सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा था। तो सही सुमेलन इस आधार पर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड बेब या फिर एनी बेसेंट। तो सही उत्तर क्या है, आप अंदाज लगाइए। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो अधिवेशन 1888 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का 15वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का विश्वास क्या था? ऑप्शन देखिए, शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति में, स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके में और सरकारी सेवाओं के बहिष्कार में। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नरमपंथियों का विश्वास शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में था। ऐसा इसलिए था कि वो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे, और इनकी उदार नीतियों को उग्रवादियों द्वारा भिक्षावृत्ति की नीति भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रार्थना, अनुनय विनय जैसे साधनों में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर रास बिहारी बोस ने। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य भी चुने गए थे, और लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाओं की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य जो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है? ऑप्शन है, वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, इसके अलावा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया था। तो कौन सा वक्तव्य या कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कि वह नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, क्योंकि दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गरम पंथ दल के नेता थे। उन्होंने देखा कि कांग्रेस की जो नेतृत्व है उसकी आवेदन निवेदन की नीति की असफलता देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर रही है। बाल गंगाधर तिलक ने लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के मतलब एक जो उनकी तिकड़ी थी, वो लोग नरमपंथियों या उदारवादियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांदी की वाड़ी वाला वक्ता। ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या फिर एम.जी. रानाडे। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को, एक उदारवादी नेता जो थे उनको चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय उदारवादियों में सिरमौर थे और भाषण कला में अत्यंत निपुण थे। दोस्तों, गोखले की भाषण कला जो है वो एडमंड बर्क से प्रभावित थी, और एक प्रकार से देखा जाए तो
लॉर्ड कर्जन ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले की भाषण कला की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान और पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा गया। और इसी वाक्पटुता के कारण गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी की वाड़ी वाला वक्ता कहा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गोपाल गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर जानने से पहले आप सब लोग सही उत्तर जानते होंगे, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, एम जी रानडे और सी आर दास। तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1897, 1905, 1907 या फिर 1912 में। तो सही उत्तर है दोस्तों 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। ये अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। ये कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन था और बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। इस अधिनियम में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। ऑप्शन देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, 1907 में कांग्रेस के विभाजन के उपरांत, लखनऊ अधिवेशन के उपरांत और राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश चिन्हित करने के लिए। तो सही उत्तर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का आरंभ 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद शुरू हुआ था और कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो स्वदेशी और बहिष्कार दोनों साथ साथ चलने वाली जो है नीतियां थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सही उत्तर क्या है? बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के विभिन्न राष्ट्रवादियों के मध्य विभाजन, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना, सुशासन के हित में एक अलग प्रशासकीय इकाई की स्थापना और मुसलमानों के बृहद बहुमत को संतुष्ट करना। तो सही उत्तर है बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य ऑप्शन बी आपका सही है, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना को रोकना था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन का उद्देश्य उसने प्रशासनिक सुविधा को बताया था, लेकिन वास्तव में बंगाल विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा सुधार बिल, मार्ले मिंटो सुधार, होम रूल बिल और मॉन्टेग्यू बिल। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम कैसे पड़ा था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो 1906 में भारत का वायसराय बना और जॉन मार्ले भारत का राज्य सचिव बना था। तो इन्हीं दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे और भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। मार्ले मिंटो सुधार तमाम खासियतों के बावजूद भारतीयों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं कर सका था। और मार्ले मिंटो सुधार की एक सबसे बड़ी कमी थी कि मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, जो भारतीय राजनीति में एक कैंसर की तरह आई और अखंड भारत को नष्ट करके 3 राज्यों में विभक्त कर दिया। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 25वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1909 में, 1910 में, 1911 में या 1912 में? तो सही उत्तर है दोस्तों बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजित किया गया था और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और इस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी
कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल से संबंधित था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। होम रूल आंदोलन से संबंधित कौन था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक और एमजी रानडे। तो सही उत्तर है होम रूल आंदोलन या स्वदेशी स्वशासन आंदोलन। होम रूल का हिंदी स्वशासन आंदोलन है। इससे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में जीआर खापर्डे, बीएस मुंजे और आरपी कंडरीकर चुने गए थे और तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार तक फैला था। दोस्तों, एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती कमला नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की निवासी थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। 1916 में उन्होंने होम रूल का गठन किया था और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। दोस्तों, यदि ये प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सही उत्तर है सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ था? भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कब हुआ था? ऑप्शन है चंपारण में, बारदोली में, चौरी चौरा में या फिर डांडी में। तो सही उत्तर है चंपारण में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण में स्थिति ये थी कि किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग, जिसको कि 3 कठिया कहा जाता है, उस पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था और इसी 3 कठिया पद्धति के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल था? ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, 1909 का मार्लेमिंटो सुधार एक्ट, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो सही उत्तर है दोस्तों सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम में दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन का स्थान मिला और आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया था और मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। अनुसूचित जाति मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और भारतीय मुसलमान को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है कि द्वैध शासन प्रणाली में राज्यों में कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों 1919 के अधिनियम द्वारा भारत के राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। 1919 का जो अधिनियम था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है और प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रारंभ किया गया। इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था निम्न में से किस पर आधारित था? ऑप्शन है आपके मार्लेमिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या फिर नेहरू रिपोर्ट। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है।
अगला प्रश्न देखते हैं 32वां प्रश्न, रौलट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1931, 1919, 1920 या फिर 1942। तो सही उत्तर है दोस्तों, रौलट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। और 1917 में न्यायाधीश सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को रौलट एक्ट नामक एक कानून बनाया गया था। ये कानून बहुत ही खतरनाक था, एक पक्षी था और इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात था। भारतीय जनता ने काला कानून कहकर इसकी आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कौन सा है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप ले लिया था? ऑप्शन है 1857, 1885, 1914 या फिर 1919। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1919। रौलट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था और इसके खिलाफ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। गांधी जी ने रौलट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह सभा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप 1919 में रौलट एक्ट के खिलाफ ही दिखता है। तो सही उत्तर है 1919 में राष्ट्रीय आंदोलन जन संगठित आंदोलन बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, तुर्की के खलीफा को समर्थन देना, भारतीय मुसलमानों की सद्भावना प्राप्त करना, भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा मिलाना और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करना। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुर्की के खलीफा को समर्थन देना खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना खिलाफत आंदोलन, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन बी, जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन, ये आपका सुमेलित नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे और उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। तो ये जो है जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जबकि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू का है, चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी जुड़े हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नेहरू समिति, प्रारूप समिति, हंटर समिति और मूडीमैन समिति। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी और कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की कौन सी विशेषताएं थीं? देखिए, ऑप्शन है आपके, पहला है नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार करना, सरकार के बकाया करों का भुगतान। तो सही उत्तर या सही कोट आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, 1, 2 और 3 सही है। सरकार के बकाया करों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन की विशेषताओं में नामित पदों से त्यागपत्र, विधायिका का बहिष्कार और न्यायालयों का बहिष्कार शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में निम्नलिखित कार्यक्रमों में क्या शामिल नहीं था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, कानूनों की अवमानना और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार करना। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है कानूनों की अवमानना जो है ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलनों की कार्यसूची में सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों और विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाना था। इसके अलावा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार जो है बहिष्कार किया था।
कानूनों की अवमानना संबंधी कोई योजना असहयोग आंदोलन की कार्यसूची में शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर किसने ये टिप्पणी की थी? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस या मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन या ये टिप्पणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जब जनता के ने आक्रमण करके पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया, इस हिंसा के विरोध में गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को बारदोली की कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना का प्रमुख मुद्दा क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वराज दल की स्थापना का प्रमुख मुद्दा, ऑप्शन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन, काउंसिल प्रवेश और बंगाल विभाजन। तो सही उत्तर है, काउंसिलों में प्रवेश जो था वो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा था। काउंसिल का सदस्य बनकर पाखंडी संसद का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, गोखले, बाल गंगाधर तिलक, MR जयकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है दोस्तों, डॉक्टर MR जयकर स्वराज पार्टी से संबंधित थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था और MR जयकर भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे। इसके अलावा गोखले, बाल गंगाधर तिलक, स्वराज पार्टी की स्थापना से पूर्व ही गोखले और तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, 42वां प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन है 1923 में, 1924 में, 1925 में या फिर 1926 में। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1924 में गांधी जी बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव जो कर्नाटक में है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? ऑप्शन है भारत में अंग्रेजी शासन, किसानों पर अन्याय, न्यायिक व्यवस्था या भूमि कर में अधिक वृद्धि। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, गांधी जी द्वारा जो बारदोली आंदोलन चलाया गया था ये भूमि कर में अधिक वृद्धि के संबंध में था। 1928 में सूरत जिले में बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन रहा था। ये आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू समिति की रिपोर्ट में कौन सी संस्तुति नहीं की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में कौन सी संस्तुति नहीं की गई थी? ऑप्शन देखिए, भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी, संसद द्विसदनात्मक हो और सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है नेहरू कमेटी में सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, इस तरह की संस्तुति नहीं की गई थी। इसके अलावा उत्तरदायी सरकार की स्थापना, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, संयुक्त निर्वाचन मंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मौलिक अधिकार की व्यवस्था, अल्पमत वाले क्षेत्र में मुस्लिमों को आरक्षण और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को, ये सभी प्रावधान किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? ऑप्शन है संघीय शासन, निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य। तो सही उत्तर है दोस्तों, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट 1928 से भारत में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों से ही प्रबल विचार माना जा रहा था और 1928 के नेहरू रिपोर्ट में इन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से सही बताना है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट में समर्थन किया था।
1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार शामिल थे और 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकारों का उल्लेख था। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही कथन है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके 1925, 1926, 1936 और 1929। तो सही उत्तर है पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के लिए कांग्रेस ने 1929 वर्ष तय किया था और ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत को पूर्ण आज़ादी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? ऑप्शन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण आज़ादी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग रखी थी और ये इस कारण था क्योंकि पूर्ण स्वराज का संकल्प भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था और उसी समय से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? ऑप्शन है 26 फरवरी 1929, 12 मार्च 1930, 31 दिसंबर 1930 या फिर 2 अक्टूबर 1930 को। तो सही उत्तर है दोस्तों 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए और उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग कर दिया। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, के एम पडिक्कर या फिर विंस्टन चर्चिल। तो सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से किया था। अगला प्रश्न है, भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तुत किया था और ये 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन था और यहीं पे मोहम्मद इकबाल ने एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वो कौन सा स्थान है? ऑप्शन है अमृतसर, देहरादून, नैनीताल या फिर पेशावर। तो सही उत्तर है दोस्तों ये स्थान था पेशावर। पेशावर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1932 के कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था? ऑप्शन है एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक या एम जी रानाडे। तो सही उत्तर है दोस्तों एम के गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी ने 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था क्योंकि गांधी जी जो थे इन्होंने अपना आमरण अनशन पहला जो था वो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौते के बाद समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की और केवल 1 प्रकार की।
तो सही उत्तर है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा 3 प्रकार की होती है। महात्मा गांधी देखिए, मनसा यानी मन से किसी का अहित न सोचना, वाचा किसी को कटु वाणी का प्रयोग कर आहत न करना, और कर्म के द्वारा किसी का अहित न करना, ये महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी के अनुसार स्वराज की अवधारणा क्या है? ऑप्शन है आपके कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या सत्ताधारी का शासन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? गांधी जी के अनुसार स्वराज की अवधारणा जो है वो स्वशासन है। स्वशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है और गांधी जी स्वराज के स्वशासन के रूप में मानते थे। उनका मानना था कि आत्मनिर्णय और स्वाधीनता जो है वो जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो, ये गांधी जी का जो है स्वराज की अवधारणा है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प आपको चुनना है दोस्तों। प्रश्न है कि गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, लेकिन वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता और देश का विभाजन। तो सही उत्तर है गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, लेकिन वो पंथ निरपेक्ष की आवश्यकता पर सहमत थे। पंथ निरपेक्ष समाज ऐसा समाज जिसमें किसी जाति धर्म का विशेष दर्जा न हो और सभी को जो है अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी हो, इस पर गांधी और नेहरू सहमत थे। इसको कि सर्वधर्म समभाव से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रावधान है किसके अंतर्गत किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ऑप्शन है भारतीय एकात्मक व्यवस्था की प्रदान की थी, अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की थी, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की थी या भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में एक संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, जिसका कि ये निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत और देसी रियासतों से मिलकर होना था। अगला प्रश्न 59वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या व्यवस्था की थी? ऑप्शन है अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की शक्तियां और अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने के विचार भारत में संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था? ऑप्शन है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सही उत्तर है संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया था। दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की थी? ऑप्शन देखिए 1935, 1936, 1937 या 1938। तो सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में श्रमिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए 1936 में भारतीय स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका गठन किया था और ये जो थे इनकी पुस्तक जो थी महत्वपूर्ण पुस्तक द इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, जगजीवन राम, मोतूरी सत्यनारायण या आर शंकर। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में जगजीवन राम शामिल हुए थे।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ इसमें जगजीवन राम और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। तो सही उत्तर है दलित वर्ग संघ जो है जगजीवन राम और भारतीय अनुसूचित जाति संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अनुसूचित जाति संघ जो था उसमें बाबा साहब हैं और दलित वर्ग संघ जो है वो जगजीवन राम संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन महात्मा गांधी का है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधी जी जो है वो अपनी नीतियों और सिद्धांतों को उनके समर्थक गांधीवाद या गांधीज्म कहकर पुकारते थे, लेकिन गांधी जी 1936 में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि गांधी जी या गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता है। कराची में गांधी इरविन समझौते के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और देखा। दोस्तों ये वीडियो जो है सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए जो क्वेश्चन आप सॉल्व कराते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन हटा दिया गया है ताकि आपको स्वयं का मूल्यांकन करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।